एवरीवन दोस्तों, आज है मई 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और फिर से आज आपके लिए कुछ टॉपिक्स लेके आया हूं। आज नंबर ऑफ टॉपिक्स 4 हैं, लेकिन बहुत जबरदस्त हैं, बहुत मजा आएगा इसको करने में। पहला टॉपिक रहेगा जल्लीकट्टू के बारे में। तमिलनाडु में आपको पता ही है कि बुल टेमिंग फेस्टिवल होता है, इवेंट होता है बहुत जबरदस्त, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए गए थे। तो उसके अंदर क्या क्या कानून के अंदर चेंजेस हुए हैं, जल्लीकट्टू के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे अपनी हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से, कल्चर के परस्पेक्टिव से, और अपने सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या लॉ बनाया था उसके बारे में जानेंगे। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या होती है इसके बारे में जानेंगे, और अभी दिल्ली वाले केस में इसको क्यों यूज किया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगा आपके लिए। उसके अलावा हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में बात करेंगे। गुजरात के अंदर जो है हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर काफी डेवलपमेंट हो रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, यूनाइटेड नेशन के अंदर इसका क्या रोल होता है, और भोपाल यहाँ खासकर न्यूज में क्यों है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर। ये तीन चार टॉपिक हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट से करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले फ्रंट पेज पर देख लेते हैं क्या हो रहा है। हिंडनबर्ग अडानी केस एक्सपर्ट पैनल क्लियर्स सेबी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में अगर हम लोग बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले एक 6 मेंबर कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया था। और जिस कमिटी को हेड कौन कर रहे हैं, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस AM सप्रे। तो ये बेसिकली ये देखना चाहते थे कि अडानी ग्रुप कहीं अपने शेयर्स के साथ मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है। क्योंकि ऐसा अडानी ग्रुप के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि बहुत सारी शेल कंपनीज अडानी ग्रुप ने मॉरिशस या दूसरी कंट्री में ओपन कर रखी हैं। वो जो शेल कंपनीज होती हैं वो अडानी ग्रुप के अंदर शेयर परचेज करती हैं, जिसकी वजह से उसका शेयर का प्राइस जो है बहुत ज्यादा चला जाता है। बेसिकली कोई रियल ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, वो सिर्फ सेलिंग परचेजिंग की जा रही है टू शो कि हाँ भैया अडानी ग्रुप के शेयर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। इस तरह की कुछ आरोप इनके ऊपर लगाए गए थे, तो उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो सब चीजें हुई थी। हिंडनबर्ग ने वो जो रिपोर्ट दिया था केस, अभी तक जो भी इन्वेस्टमेंट हुई है उसका ये कहना है कि भैया ये एकदम चिकन और एग जैसा सिचुएशन बन गया कि अंडा पहले आया या फिर मुर्गी पहले आई। क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा है बेसिकली। क्योंकि अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि 13 ऐसी फॉरेन आइडेंटिटीज थी, ओवरसीज आइडेंटिटीज, जिन्होंने अडानी ग्रुप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था। अब वो इन्वेस्टमेंट भैया वो ब्लैक मनी से हो रहा है, व्हाइट मनी से हो रहा है, वो सब कुछ हो रहा है। उसके लिए सेबी ने अभी थोड़ा समय मांगा है कोर्ट से बेसिकली। ठीक है कि हमें थोड़ा और समय दीजिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ये जब होगा तब इसको हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। अभी फाइनली कुछ यहाँ पे क्लियर हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन यहाँ पे हुई नहीं है। मॉरिशस के मिनिस्टर ने भी अभी लास्ट वीक यही कहा था कि अडानी ग्रुप की कोई शेल कंपनी मॉरिशस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो उसके बाद अडानी ग्रुप का शेयर जो है दोबारा से ग्रो करने लगा था। तो ये न्यूज़ थोड़ा सा हम लोग बाद में देखेंगे जब जो है डिटेल में इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। वहीं अगर आपके पास 2,000 रुपए का नोट है तो भाई देखिए, नोट तो सर्कुलेशन में अभी बहुत कम हो गया। अगर आप एटीएम वगैरह में जाते हो तो आपको पता ही कि 500 रुपए के या 100 रुपए के नोट ही निकलते हैं। 2,000 का तो वैसे भी नहीं निकलता है। लेकिन अगर किसी के पास पुराना 2,000 रुपए का नोट है तो आप उसको बैंक में जाके जमा करवा दीजिए। हालांकि सर्कुलेशन में रहेगा, लीगल रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता नहीं है, सरकार कभी भी कह सकती है कि 2,000 का नोट जो है लीगल टेंडर नहीं है। तो थोड़ा सा पैनिक वाली सिचुएशन तो खैर डेफिनेटली यहाँ पे बन गई है। क्योंकि धीरे धीरे आरबीआई ने डिसाइड किया है कि वो 2,000 का नोट मार्केट से निकाल लेगी और 500 रुपए के और 100 रुपए के नोट ही यहाँ पे रहेंगे। हो सकता है बीच में 1,000 रुपए का नोट या कोई और नोट भी यहाँ पे आ सकता है, वो एक जो है अलग देखना रहेगा। तो फिलहाल तो ये छोटी सी न्यूज़ है। थोड़ा फ्यूचर में देख सकते हैं, थोड़ा डिटेलिंग में हम लोग जा सकते हैं इस न्यूज़ की। चलिए जी। पहली जो न्यूज़ आती है वो आती है तमिलनाडु से। तमिलनाडु अमेंडेड लॉ ऑन जल्लीकट्टू इज वैलिड। ये कौन सा लॉ है, कौन से कानून की बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। देखिए, ये जो कानून है बेसिकली ये बात जाती है आपकी कुछ साल पहले 2017 के अंदर। तो थोड़ा सा कानून मैं आपको बताता चलूं क्या बनता है पूरा। जल्लीकट्टू क्या होता है ये भी हम लोग बात करेंगे। 2006 के अंदर मद्रास हाई कोर्ट ने जल्लीकट्टू को बैन कर दिया था। जब वहां पे एक दर्शक की, यंग स्पेक्टेटर था, बच्चा था बेसिकली, वो उसकी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जल्लीकट्टू को बैन करो, ये बड़ा डेंजरस है। ये सिर्फ बुल्स के लिए डेंजरस नहीं है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए डेंजरस नहीं है, बल्कि जो लोग देख रहे होते हैं इस पूरे खेल को, उनके लिए भी डेंजरस होता है। तो बैन कर दिया। फिर 2009 में इस बैन को लिफ्ट कर दिया गया तमिलनाडु रेगुलेशन ऑफ द जल्लीकट्टू एक्ट 2009 के द्वारा। बैन को लिफ्ट कर दिया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको, जल्लीकट्टू को बैन कर दिया। और ये जो 2009 में तमिलनाडु ने नया कानून बनाया था उसको लीगल करने के लिए, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना भाई, ये बड़ा डेंजरस है, सभी के लिए डेंजरस है, और ये इवन क्रुएलिटी भी है एनिमल्स के ऊपर। लेकिन उस 2009 के केस को
ओवरकम करने के लिए 2017 में फिर से तमिलनाडु के अंदर एक बिल पास हुआ, और जिन्होंने जल्लीकट्टू को प्रिवेंशन ऑफ द क्रूएलिटी टू द एनिमल एक्ट से बाहर रख दिया, यानी कि जल्लीकट्टू के ऊपर जो है ये कानून लागू नहीं होगा। अब ही कई साल से, 5-6 साल से वो केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा था, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट हुआ था 2017 में, इसको चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि ये जो 2017 का अमेंडमेंट था ये पूरी तरह से वैलिड है, तो जल्लीकट्टू के ऊपर जो है वो लागू नहीं होगा, और जल्लीकट्टू जो है वो जिस तरह से चल रहा था वो उस तरह से चलता रहेगा। Supreme Court held that 2017 amendment and rules on Jallikattu are in concurrence with the Entry 17. Entry 17 किसकी बात करता है? Prevention of the cruelty to the animals of the concurrent list, and Article 51A जो कि हमारी fundamental duty है, जो क्या कहती है? It shall be the duty of the every citizen of India to protect and improve the natural environment, including forest, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for the living creature. तो ये जो बुल्स होते हैं जो जलीकट्टू में यूज होते हैं, भैया वो तो लिविंग क्रिएचर है ना, तो उनके लिए हमारी कंपैशन होनी चाहिए। तमिलनाडु की सरकार का ये कहना है, या फिर जो लोग सपोर्ट करते हैं जलीकट्टू को, कि भाई देखिए हम लोग तो उनकी पूजा करते हैं ना यार, हम तो वर्शिप करते हैं बुल्स को, और ये हमारा हजारों साल का ट्रेडिशन है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जानबूझ के क्रुएलिटी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नहीं, एक्चुअली वी वर्शिप देम, और फिर हम लोग यहाँ पे प्ले करते हैं। तो ये उन्होंने आर्गुमेंट दिया है, जो कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटी 51AG के बिल्कुल साथ के साथ चलता है, कंकरेंस करता है। तो जलीकट्टू एक बहुत पुराना बिल्कुल खेल है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी जो है सील मिला था, जिसके अंदर डिपिक्ट किया गया है जलीकट्टू की प्रैक्टिस को। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर एक सील मिला था, आपको दिखा देता हूं मैं। ये देखिए, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील है। ये यहाँ पे एक छोटा सा बुल आपको नजर आ रहा होगा, और ये आदमी जो है बुल को टेम कर रहा है। तो ये कोई बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, नई प्रैक्टिस नहीं है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से चली आ रही है। अब यहाँ पे देखिए ये सील भी है, और ये सील अगर आपको प्रैक्टिकली देखनी है तो भैया ट्रेन की टिकट बुक कराइए। कहाँ जाना पड़ेगा आपको? जाना पड़ेगा नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, जहाँ पे रखी हुई है, आप जाके देख सकते हो। उसके अलावा मदुरई के पास रिसेंटली, थोड़े समय पहले, कुछ केव्स वगैरह जो है पेंटिंग खोजी गई थी, ठीक है, वाइट काउलिन, ठीक है, वाउड काउलिन ये जगह का नाम है। वहां पे इसको खोजा गया, और मतलब नियर मदुरई के पास व्हाइट काउलिन बेसिकली एक तरह का जो मटेरियल होता है बेसिकली, जिससे हम लोग पेंटिंग करते हैं, तो वहां पे इसको किया गया था। और इसकी जो एज है वो 2500 ईयर से भी पुरानी है। तो सोच सकते हो कि भैया हजारों साल पुराना खेल है, नया खेल बिल्कुल भी नहीं है। देर आर ऑल्सो रेफरेंस टू द पीपल ऑब्जर्विंग एंड द पार्टिसिपेटिंग इन द जलीकट्टू इन शिलापट्टिकमरम, द ग्रेट एपिक ऑफ तमिल क्लासिक पीरियड एंड अनदर एंशिएंट वर्क कालिकोथगई। तो ये बेसिकली तमिल लिटरेचर का पार्ट है, और जो सिलपत्तिकरम है ये तो बहुत पुराना माना जाता है, और महाभारत और रामायण के बराबर इसको दर्जा दिया जाता है तमिलनाडु लिटरेचर में। वहां पे भी जलीकट्टू की चर्चा की गई है। तो हिस्टोरिकली तो ऑफ कोर्स ये रेलिवेंट है ही। आप देख सकते हो जलीकट्टू में क्या होता है। ये जो आप देख रहे हो, ये एक तरह का, इसके अंदर कुछ सिक्के वगैरह होते हैं जो बांध दिया जाता है उस बुल के सींग से, और फिर इसको बाद में ले लिया जाता है। और ये बेसिकली पूरा खेल यही है कि इसको लेना है और इसको टेम करना है। तो ये जल्लीकट्टू के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। जल्लीकट्टू इज टिपिकली प्रैक्टिस्ड इन द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु एज अ पार्ट ऑफ द पोंगल सेलिब्रेशन। छोटी छोटी इंपॉर्टेंट न्यूज है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोंगल सेलिब्रेशन ऑन द मट्टू पोंगल, मट्टू पोंगल डे, ठीक है, जो हर साल जो है जनवरी में आता है। जलीकट्टू इज ऑल्सो कोल्ड एज एरहू थुजुथल, और द और द मंजू वृत्तु। ये थोड़े से इसके नाम शायद प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको, लेकिन यस, तमिल लैंग्वेज में जो है इसको ये वृत्तु बोला जाता है। हिस्ट्री तो मैंने आपको बता ही दिया, 400 से लेकर 1000 BC तक की जो इन्फॉर्मेशन जाती है। जो खासकर आयार कम्युनिटी से लोग बिलोंग करते हैं, वो इसको जो है ज्यादातर इसको प्रैक्टिस करते हैं, जो कि मुल्लई ज्योग्राफिकल डिवीजन जो है तमिलनाडु के अंदर, वहां पे रहते हैं। छोटी छोटी न्यूज इंपॉर्टेंट है। ये बुल टेमिंग स्पोर्ट्स है ऑफ कोर्स। तो कैटल वर्शिंग भी इसका एक पार्ट होता है, पूजा अर्चना की जाती है बुल्स की, और फिर उसके बाद जो है वो किया जाता है, ठीक है, ट्रेडिशनल इवेंट है। और इन विच अ बुल सच एज द पुल्लीकुलम और द कंग्यानम ब्रीड। तो ये हर ब्रीड के बुल्स को यहाँ पे यूज नहीं किया जाता, कुछ खास ब्रीड होती हैं, ठीक है, पुल्लीकुलम और द कंगायम। ये बेसिकली किसी और पर्पज के लिए इनको यूज नहीं किया जाता है सच। ये सिर्फ और सिर्फ साल भर इनकी देखरेख की जाती है, खिलाया पिलाया जाता है, ट्रेनिंग किया जाता है फॉर दिस जलीकट्टू ओनली। तो अगर जलीकट्टू को बैन कर दिया जाएगा तो ये भी एक आर्गुमेंट दिया गया था कि ये जो ब्रीड है भैया वो खत्म हो जाएंगी, और ये हमारी बहुत ही डोमेस्टिक और हिस्टोरिकल ब्रीड है, तो इसको भी बचाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये चीजें किया गया था।
लेकिन इंडिया में इस तरह का जो स्पोर्ट्स है वो तमिलनाडु में ही नहीं है, बल्कि एक और स्पोर्ट्स हमारे पास होता है बोविन स्पोर्ट, जिसका नाम है कंबाला। ये भी आप देख सकते हो क्लियरली, ये भी एक रेस होती है बेसिकली यहाँ पे। ये जलीकट्टू से थोड़ा डिफरेंट होता है, ये रेस होती है। कंबाला एक एनुअल बफेलो रेस फेस्टिवल है, जो कि साउथ वेस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका और महाराष्ट्र, वहां पे बेसिकली इसको किया जाता है। और ये फेस्टिवल हिंदू गॉड शिवा को डेडिकेटेड है। और वहां पे जो शिवा का जो लोकल जो नाम माना जाता है वो है कद्री मंजुनाथ। तो ये उनके अवतार माने जाते हैं बेसिकली, तो उनकी एक इनकारनेशन कह लीजिए, उनका ही एक रूप कह लीजिए, ये इसको किया जाता है। ठीक है, हार्वेस्ट जो सीजन होता है नवंबर से लेकर मार्च तक, तो उसको, अब देखिए हमारे तो देश में, भैया हमारा देश तो कृषि प्रधान देश रहा है, एग्रेरियन इकोनॉमी रहा है, आज भी है। तो मोस्टली आप जो फेस्टिवल्स इंडिया में देखते हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। दिवाली, दशहरा, होली और बाकी जितने भी हमारे यहाँ पे होते हैं, लोहड़ी एंड ऑल दैट, राइट, सब उसके आसपास ही हैं। तो ऐसा ही हमारा कंबाला है। और कौन कौन सी कम्युनिटीज यहाँ से रहती हैं, तो जो इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय द लोकल तुलुवा लैंडलॉर्ड्स इन दक्षिण कन्नड़ा एंड कासरगोड रीजन इन केरला। कासरगोड जो रीजन केरला का है, इसे कुल मिला के जो है तुलु नाडु भी कहते हैं। नो तमिलनाडु बट द तुलु नाडु। इट स्टार्ट विद द ट्रेडिशनल डांस ऑफ द कोरोगा कम्युनिटीज। ठीक है, कोरोगा जो कम्युनिटी है उसके साथ जो है जो किया जाता है। और ये जो डांस परफॉर्मेंस वगैरह की जाती है, इसे जो है पन्नी कुलनी कहते हैं। छोटी छोटी चीजें जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए जी, गाने वाने गाए जाते हैं, डांस वांस किया जाता है, ठीक है, वो सब यहाँ पे किया जाता है। चलो, सेंटर रिवर्सिस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर गिव्स एलजी फाइनल से ऑन द ब्यूरोक्रेट्स। ये आपको पता ही है कि पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर कंट्रोल है वो किसका होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली का होगा, यानी कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका होगा। उससे पहले जो ब्यूरोक्रेट्स थे दिल्ली के अंदर, उनके ऊपर कंट्रोल जो है वो एलजी का हुआ करता था, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ करता था। कई साल के इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसीजन सुनाया था। लेकिन इस डिसीजन के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट की अभी एक ऑर्डिनेंस सरकार ने पास कर दिया है। और ये ऑर्डिनेंस ये कहता है कि भैया जो ग्रुप ए के ऑफिसर्स हैं दैनिक्स के अंदर, उनके ऊपर केजरीवाल सरकार का नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होगा। एलजी मतलब की बात करते हैं, चाहे उनके ट्रांसफर करने की बात हो या कोई और बात हो। तो ये बेसिकली ऑर्डिनेंस यहाँ पे दे दिया गया है। तो सरकार ने कहा है कि हम लोग एक अथॉरिटी बनाएंगे। ठीक है, इस अथॉरिटी के अंदर 3 मेंबर होंगे। और ये जो अथॉरिटी है वो जो भी डिसीजन लेगी, किसी ग्रुप ए ऑफिसर को ट्रांसफर करना हो, उसको एक्स्ट्रा ड्यूटी देना हो, या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन करना हो, ये अथॉरिटी के डिसीजन रिकमेंडेशन पे लिया जाएगा। ये अथॉरिटी कौन होगी, इस अथॉरिटी के अंदर बेसिकली 3 लोग होंगे। एक तो होंगे चीफ मिनिस्टर जो दिल्ली के हैं, ठीक है, वो उसके चेयरपर्सन होंगे कमेटी के, या जो अथॉरिटी है। उसके अलावा जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो होंगे, एंड द प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी। 3 लोगों की ये कमेटी होगी। और मेजोरिटी के हिसाब से डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, मेजोरिटी, अगर 2 लोगों का राजी होना जरूरी है तभी डिसीजन लिया जाएगा। अब तो सीधी सी बात है भाई, जो चीफ सेक्रेटरी हैं और जो प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी होंगे, ये तो दोनों ब्यूरोक्रेट ही हैं। और इन दोनों को तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। तो 99.99% चांस तो यही है कि ये तो भाई एक जैसा ही डिसीजन लेंगे। बट स्टिल, अगर मान लो 0.01% अगर ये डिसीजन इन्होंने कुछ और ले लिया, तो वो डिसीजन जाएगा एलजी के पास। और अगर एलजी उस डिसीजन से खुश हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एलजी उस डिसीजन से खुश नहीं है, तो ये उस कमेटी को दोबारा से रिकमेंड कर सकते हैं कि आप प्लीज इसको दोबारा से रिव्यू करिए। ठीक है, लेकिन मान लो उन्होंने रिव्यू करने के बाद भी अपना सेम डिसीजन रखा, तो उस केस में हो जाता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है बिटवीन एलजी और अथॉरिटी, जिस अथॉरिटी के अंदर 3 मेंबर हैं, तो जो एलजी का डिसीजन है वो फाइनल माना जाएगा। बेसिकली जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो दोबारा से एलजी को दे दी गई है। अब ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। जो ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं बेसिकली इनके ऊपर ये लागू होगा, ग्रुप बी ऑफिसर्स पे ऐसा लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ग्रुप ए जो ऑफिसर हमारे पास यहाँ पे देखिए, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईईएस, आईआरएस, पोस्टल सर्विसेज, अकाउंटेंट सर्विसेज में फील्ड मार्शल, तो ये थोड़ा आर्म फोर्सेस वाले आ गए ग्रुप ए में। और ये सिविल सर्विसेज वाला आ गए ग्रुप ए में। तो इसका तो इससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं। इंडियन सिविल सर्विसेज में जो ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं, इसमें से 3 सर्विस ऐसी होती हैं जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं। आप मुझे नाम उसका कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मजा आएगा।
उसके अलावा ग्रुप बी ऑफिसर्स हैं, इनके बारे में कोई ऐसा बात नहीं है। गैजेटेड ऑफिसर कौन होते हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के गैजेट में या स्टेट गवर्नमेंट के गैजेट में उनको लिस्ट में नाम आता है। एज सच कोई फिक्स रूल इसके लिए नहीं होता है, कभी कभार लिस्ट के अंदर नाम ऊपर नीचे हो जाते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गैजेट की लिस्ट में होते हैं बेसिकली प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जो अपॉइंटमेंट लेटर आता है उसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर होते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होते हैं उसके ऊपर गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये ऑर्डिनेंस पास किया गया। तो यार ऑर्डिनेंस के अंदर कितनी पावर होती है? क्या ऑर्डिनेंस से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि ऑर्डिनेंस अपने आप में कानून होता है। और लक्ष्मीकांत के अंदर आपने ऑर्डिनेंस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा भी होगा। लेकिन ये परमानेंट कानून नहीं होता है, ऑर्डिनेंस जो है एक टेम्परेरी लॉ होता है। अगर कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ जाती है, ठीक है, और बहुत ज्यादा ऐसा कोई मैटर आ जाता है भैया, पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को उसके ऊपर डिसीजन लेना पड़े, और उस समय अगर हमारी जो पार्लियामेंट है या जो स्टेट लेजिस्लेचर है अगर वो सेशन में नहीं होते हैं, लेकिन बहुत इमरजेंसी मैटर आ जाता है, अर्जेंट मैटर आ जाता है, तो उस केस में ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे प्रेसिडेंट भी कर सकते हैं, गवर्नर भी कर सकते हैं। प्रेसिडेंट जो इशू करते हैं वो होता है आर्टिकल 123 के अंदर में, और जो गवर्नर करते हैं वो करते हैं आर्टिकल 213 के अंडर में। और ये जो ऑर्डिनेंस जो है किया जाता है पास, ये एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही किया जाता है। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट जो गवर्नमेंट है वो इसको यहाँ पे करती है। ये इसका उतना ही इफेक्ट होता है जितना किसी कानून का होता है, यानी कि ऑर्डिनेंस अपने आप में पूरा कानून होता है, लेकिन ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए नहीं होता है, कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है। बाद में जब स्टेट लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट जब सेशन में आती है, तो इस ऑर्डिनेंस को एज अ बिल पेश किया जाता है। अगर वो पास हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, अगर पास नहीं होता है तो फिर वो खत्म हो जाता है। तो ये बेसिकली ऑर्डिनेंस का एक तरह से पावर होती है। जिस तरह से हमारे देश में हर कानून को जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, उसी तरह से ऑर्डिनेंस को भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। राइट, तो ये थोड़ी सी चीज आपको पता होनी चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि क्या ऑर्डिनेंस के थ्रू फंडामेंटल राइट्स और प्रियम्बल को भी क्या यहाँ पे चेंज किया जा सकता है? क्या उसके अंदर अमेंडमेंट किया जा सकता है? और एक तो आपने ये बताना है, दूसरा आपने ये बताना है क्या ऑर्डिनेंस के थ्रू हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं क्या? यस एंड नो, और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है व्हाई। कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे। ऑर्डिनेंस आपने देख ही लिया, ऑर्डिनेंस एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होती है सीएम के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास, चाहे वो सीएम हो या फिर वो प्राइम मिनिस्टर की हो। तो कई सारे ड्रॉबैक्स हैं, ऑर्डिनेंस का कई बार मिसयूज किया जाता है। एक तो फ्रीक्वेंटली प्रमलगेशन की जाती है, अरे भाई कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट है ना अपने पास, स्टेट लेजिस्लेचर है ना अपने पास, तब काहे ऑर्डिनेंस का यूज कर रहे हो? और कई बार ऐसा देखा गया है कि नॉन इमरजेंसी सिचुएशन में भी ऑर्डिनेंस का यूज किया गया, जैसे प्रेजेंटली आप दिल्ली का एग्जांपल दे सकते हो। ऐसी कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं आ गई थी, आप आराम से कानून पास कर सकते थे, लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं है। लैक ऑफ स्क्रूटनी होती है। अब जब पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल आता है तो उसके ऊपर डिबेट डिस्कशन वगैरह होती हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस के थ्रू तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो स्क्रूटनी है ही नहीं अपोजिशन की, है ना, तो वो सब यहाँ पे होता है। ये थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हो, सबवर्टिंग द जुडिशियल डिसीजन, जैसे कि इस दिल्ली वाले केस में हुआ, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स कर दिया गया बाय दिस ऑर्डिनेंस। अब ये मामला दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जो होगा तब देखी जाएगी। पास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डिनेंस को लेकर कई सारे जजमेंट दिए हुए हैं। आरसी कूपर केस 1970 जो कहता है कि भाई कहता है कि दैट प्रेसिडेंट्स decision on the promulgate ordinance could be challenged on the ground that the immediate action was not required and the ordinance had been issued primarily to bypass debate or discussion। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है वो डिबेट और डिस्कशन से बचने के लिए किया गया है और ऐसा कोई इमीडिएट एक्शन की जरूरत नहीं थी, फालतू में ले लिया गया है, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। जैसे दिल्ली वाला एग्जांपल दे सकते हो आप। अब इतनी भी क्या इमरजेंसी आ गई थी भाई, आपको ऑर्डिनेंस पास करना पड़ा, है ना, तो ये एक नॉन इमरजेंसी वाला केस यहाँ पे बन गया था। 1987 में फिर एक और केस यहाँ पे आया, जिसके अंदर भी यही कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस इज टू बी यूज्ड इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस ओनली एंड नॉट एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द लॉ मेकिंग पावर। अगर भैया आप इसे बार बार एज अ लॉ यूज करोगे ऑर्डिनेंस को, तो फिर पार्लियामेंट का मतलब ही क्या है ना, ताला लगा दो उसको, ऑर्डिनेंस ही पास करते चले जाओ। एक्सेप्शनल केस में ही यूज आप इसको कर सकते, लेकिन ऐसा होता नहीं है हमारे कंट्री में, ऑर्डिनेंस जो है बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं। उसके अलावा कृष्ण कुमार सिंह केस 2017 में हुआ बिहार गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, जिसमें यह कहा गया that to issue ordinance is not an absolute entrustment but is conditional upon satisfaction that the circumstances exist rendering it necessary to take the immediate action।
तो यही बात बेसिकली दोबारा से रिपीट की गई, क्योंकि बिहार के अंदर कई सारे ऐसे ऑर्डिनेंस थे जो कई सालों से चल रहे थे। बिहार गवर्नमेंट बिल पास ही नहीं कर पा रही थी, ऑर्डिनेंस से काम चल जा रहा था। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप इसे हमेशा के लिए नहीं कर सकते हो, अल्टीमेटली यू नीड टू टेक द परमिशन of the legislative assembly. Ultimately, you need to go through the legal path which is decided by the constitution. आप उसको immediately हमेशा के लिए आप उसको नहीं कर सकते हो। तो ये उन्होंने कहा था। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। How गुजरात is working to become India's green hydrogen hub. वैसे तो इंडिया दुनिया का ही हाइड्रोजन हब बनना चाहता है। देखिए पूरी वेस्टर्न कंट्री में अगर आप जाओगे, अमेरिका वगैरह में आप जाओगे, तो वहां पे हाइड्रोजन को लेके कोई बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म नहीं है गवर्नमेंट के अंदर में, या फिर इवन साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर भी। क्योंकि फिलहाल जो टेक्नोलॉजी है वो ये कहती हैं कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, मतलब हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में जितनी एनर्जी खर्च हो जाती है उससे कंपैरिजन में बहुत कम एनर्जी का हम लोग आउटपुट निकाल पाते हैं। मतलब खर्चा ज्यादा हो जाता है लेकिन उसका आउटपुट कम होता है। इसीलिए वो लोग इस चीज हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को नहीं कर रहे हैं। लेकिन इंडिया जो है इस बात को मान नहीं रहा है। इंडिया की सरकार को या साइंटिफिक कम्युनिटी को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन फ्यूचर में एक बहुत ही जबरदस्त फ्यूल हमारे लिए हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन अनलिमिटेड अवेलेबल है भाई इकोसिस्टम के अंदर, है ना। अब क्योंकि हमारे पास तो वाटर होता है, वाटर से ही तो हाइड्रोजन निकालनी है, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, है ना। आप उसका इलेक्ट्रोलिसिस करिए, वाटर में से जब इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते हो तो उसमें से हाइड्रोजन अलग हो जाती है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है, तो आप इसको आराम से कैप्चर कर सकते हो। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोलिसिस वाली प्रोसेस है ये काफी कॉस्टली होती है। और बात यह है कि देखो आपको पहले तो एनर्जी देनी पड़ेगी, आप एनर्जी दोगे वाटर को, यहाँ से हाइड्रोजन अलग होगा, ऑक्सीजन अलग होगा, ये जो एनर्जी है ना ये पूरा खेल है। ये एनर्जी कहाँ से आ रही है उसके ऊपर भी तो मैटर करता है ना यार। हाँ ठीक है, आई हाइड्रोजन आपको मिलेगा जो कि क्लीन सोर्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये क्लीन सोर्स आ कहां से रहा है इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर ये एनर्जी क्लीन सोर्स से आ रही है फिर तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो ये एनर्जी कोल से आ रही है, फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। मतलब कोल का यूज करके आपने बिजली पैदा किया, उस बिजली से आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया और फिर आपने हाइड्रोजन पास किया, भैया क्या ही मतलब है उस चीज का। तो घुमा फिरा के बात वहीं पे आ गई। तो वो ना हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो एनर्जी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं कोशिश की जाती है कि ये क्लीन एनर्जी से आए। और इस क्लीन एनर्जी से जो हाइड्रोजन हम लोग प्रोड्यूस करते हैं लेटर ऑन उसे कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। क्या कहते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन। तो हमारे पास तीन तरह के हाइड्रोजन होती हैं। पहली होती है ग्रीन हाइड्रोजन जिसका सोर्स क्लीन होता है, या वो सोलर से हो या विंड से होगा। दूसरी होती है ग्रे हाइड्रोजन, ये बिल्कुल अनक्लीन हाइड्रोजन होती है जहां पे कोल और गैस का यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस। तीसरी होती है ब्लू हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन में भी हम लोग कोल का ही यूज करते हैं, लेकिन फर्क इतना है यहां से जो CO2 निकलती है उसे हम लोग एटमॉस्फेयर के अंदर एंट्री नहीं करने देते, उसे हम लोग स्टोर कर लेते हैं। तो तीन चीजें हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर जो एनर्जी आती है इनिशियली वो हमारी सोलर या विंड से आती है। ग्रे के अंदर जो आती है वो आती है मेजरली कोल से, और इस कोल से जो CO2 पैदा होता है वो एटमॉस्फेयर के अंदर डायरेक्ट चला जाता है, तो ये बिल्कुल भी वेलकम इसका नहीं है। हाँ जो ब्लू के अंदर एनर्जी आती है वो भी कोल से आती है, लेकिन यहाँ से जो CO2 पैदा निकल होती है हम इसे स्टोर कर लेते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं जाने देते। तो ये थोड़ा सा तीनों के अंदर फर्क होता है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो गुजरात के अंदर गुजरात की सरकार ने बेसिकली इंसेंटिव्स वगैरह देने शुरू किए हैं और बहुत ही सस्ते दाम पे जमीनें वगैरह भी देनी शुरू की हैं। तो उनका ये कहना है कि अगले आने वाले 20-30 सालों में हम लोग गुजरात को एक हब बनाएंगे इंडिया में हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए। और 10 लाख करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट उन्होंने अगले 15 साल में यहाँ पे एक्सपेक्टेशन किया है। अडानी ग्रुप और रिलायंस ग्रुप ने, कई सारे ग्रुप्स ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपना मन बनाया है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और लेकिन ये पुराना कंटेंट है, नया कंटेंट नहीं है। पहले मैं ये वही कंटेंट को मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आपके पास ये पहले से डेफिनेटली होगा। इंडिया इंडिया वाले इतना हाइड्रोजन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, इसका सीधा सा रीजन यही है कि 2070 तक हम लोगों को नेट जीरो अचीव करना भी है जैसे कैसे करके। तो उसके लिए हम लोग हाथ पैर मार रहे हैं, तो हाइड्रोजन भी कहीं ना कहीं हम लोग उसी लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो ये जो पंचामृत की हम लोग बात करते हैं ऑल दैट, और कितना सारा हम लोग क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, तो कितना पैसा हमारा बच जाएगा फ्यूचर में अगर हम लोग हाइड्रोजन का यूज करेंगे। तो $100 बिलियन पर ईयर की हम लोग सेविंग कर सकते हैं इन फ्यूचर अगर ऐसा होगा तो, ठीक है। एनर्जी डिपेंडेंट जो है, एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएगा इंडिया 2047 तक।
और 2047 आपको पता है कि हमारा अमृत काल का जो एंड है, 100 ईयर्स हो जाएंगे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले हुए। तो ये सिर्फ हम इंडिपेंडेंस अंग्रेजों से ही नहीं सेलिब्रेट करेंगे, बल्कि जो हम लोग फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंड करते हैं वहां से भी हम लोग इंडिपेंडेंस चाहते हैं, मिडल ईस्ट के ऊपर हमें डिपेंडेंट ना होना पड़े। और 2021 के अंदर नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्च किया था, अपने कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए और हाइड्रोजन को यहाँ पे बढ़ाने के लिए। और अप्रैल 2020 के अंदर लास्ट ईयर ही इंडिया का पहला 99.99% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट हम लोगों ने लगाया था। कहाँ पे? ईस्टर्न आसाम के दुलीगजन, ठीक है, दुलियाजन जगह पे वहां पे बनाया था। और इट वुड बी पावर्ड बाय द 500 किलोवाट सोलर प्लांट। तो देखिए सोलर प्लांट है ना, तो इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन है ये। अगर ये कोल प्लांट होता तो ये ग्रे हाइड्रोजन हो जाता। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एडवांटेज क्या है हाइड्रोजन फ्यूल के, ये थोड़ी लिस्ट आपको दे दिया गया है, थोड़ा सेल्फ स्टडी आप इसके लिए कर सकते हैं। चलिए जी, ट्रैकिंग एसडीजी प्रोग्रेस द भोपाल वे। तो एसडीजी क्या है पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। कितने हैं जी? हमारे पास 17 हैं। 2015 में जो है इनको इम्प्लीमेंट किया गया था। 2015 से लेके 2030 तक का 15 साल का इनका जो है पीरियड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले हमारे पास मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हुआ करते थे। जब आप बात करते हैं किसकी, रियो वर्क समिट की बात करते हैं, तो वहां पे एक एजेंडा 21 करके कॉन्सेप्ट था, जिसके अंदर यूपीएससी मोडली 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इस एजेंडा 21 बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ही बात करता है। फिर रियो+20 हुआ 2012 के अंदर, जहां पे भी हम लोगों ने एजेंडा 21 की बात किया। एजेंडा के अंदर जो 21 है बेसिकली 20th सेंचुरी को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो 20th सेंचुरी मतलब वो चली गई, अभी कौन सी चल रही है? अभी मतलब हम लोग 20th सेंचुरी की 20th सेंचुरी तो चली गई थी, ठीक है। अभी 21st सेंचुरी चल रही है 2023 में, तो इसकी वो बात करता है, ठीक है। अब ये 17 गोल हैं हमारे पास, पोवर्टी को लेके, हंगर, गुड हेल्थ एंड द वेल बींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, आप यहाँ पे देख सकते हो, रिक्वायर्ड इनइक्वालिटीज, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, ठीक है, डिसेंट वर्क एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस जस्टिस एंड द स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। अब इतने सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर हमें काम करना है। तो ये काम ना कई सारे लेवल पे होता है। ये काम आपका नेशनल लेवल पे भी होता है, या काम हमारा स्टेट लेवल पे भी होता है, और अभी इसे लोकल लेवल पे हम लोग लेके गए हैं। लोकल लेवल पे मतलब सिटी लेवल पे, सिटी लेवल पे मतलब म्यूनसिपैलिटी लेवल पे। तो यूनाइटेड नेशन हैबिटाट, यूएन हैबिटाट, तो यूएन हैबिटाट के अंदर क्या हुआ था, और जो हमारा एजेंडा 21 है और यूनाइटेड नेशन का जो प्रोग्राम चलता है, उन्होंने ये कहा कि देखिए नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे तो ठीक है, जो सिटीज होती हैं, म्यूनिसिपैलिटी होती हैं, वो अपना इंडिविजुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का रिव्यू देंगे। तो कोई मजबूरी नहीं है, जिसको पार्टिसिपेट करना है वो कर सकता है। तो न्यूयॉर्क दुनिया का पहला ऐसा सिटी बना था जिसने अपना इंडिविजुअल एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का वॉलंटरी लोकल रिव्यू दिया था 2018 के अंदर। भोपाल इंडिया का पहला ऐसा सिटी बन गया है जिसने अपना खुद का एक लोकल वॉलंटरी रिव्यू दिया है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सिर्फ भोपाल ने दिया है। अभी हो सकता है भोपाल को फॉलो करके दूसरे सिटीज भी इसको करना शुरू कर देंगे। तो 2015 में तो आपको बता ही दिया, 193 जो मेंबर है यूनाइटेड नेशन के, उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात किया था। ये तो बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। तो एक तो आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए, ठीक है, जो गोल हम लोगों ने अचीव किया है, ठीक है, जो 2020-30 तक हम लोगों को अचीव करना है, तो उसके लिए हमारी कंट्री का कमिटमेंट है। जो कमिटमेंट कहता है लीव नो वन बिहाइंड, लीव नो स्पेस बिहाइंड। ये छोटी छोटी टर्म है, प्रीलिम्स में आपके इस तरह के टर्म पूछ लेता है कि लीव नो वन बिहाइंड, लीव नो स्पेस बिहाइंड जो है वो किस टर्म्स में जो है यूज किया जाता है। भोपाल ने जो यूज किया है बेसिकली, भोपाल ने कई तरह के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया, गोल्स के ऊपर, जैसे 1, 3 एंड 5, 1, 3, 4, 5। तो ये 1, 3, 4, 5 है ना, जो किसकी बात करता है? जो बात करता है पीपल की। नो पॉवर्टी, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, ये तो लोगों के ऊपर ही फोकस्ड है ना, पीपल। दूसरा बात करता है प्लेनेट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, 13 एंड 15। ये देखिए, 6 किसकी बात करता है? सैनिटेशन की बात करता है ना। 13 किसकी बात करता है? क्लाइमेट चेंज की बात करता है, राइट। 15 किसकी बात करता है? लाइफ ऑन लैंड की बात करता है। उसके अलावा हमारे पास आ गया प्रोस्पेरिटी,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7, 8 एंड 11। 7 किसकी बात करता है? क्लीन एनर्जी की बात करता है। 8 किसकी बात करता है? डिसेंट वर्क की बात करता है। 11 किसकी बात करता है? सस्टेनेबल सिटीज की बात करता है। तो भोपाल ने जो अभी किया है, तो भोपाल ने बेसिकली एक अपना लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का रिव्यू यहाँ पे पेश किया है। कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पे भोपाल बहुत बढ़िया काम कर रहा है, जैसे स्पेशली अगर आप देखें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह का बहुत जबरदस्त वहाँ पे काम हुआ है। कुछ चीजों में अभी भोपाल को और काम यहाँ पे करना बाकी है। ऐसा ही एक इंडेक्स हमारे नीति आयोग के द्वारा भी जो है यूज किया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, जिसके अंदर अलग अलग स्टेट्स को रैंकिंग यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो ये 2018 के अंदर इसको जो को लॉन्च किया गया था, और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो टॉप जो 5 पोजीशंस पे हैं इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में। तो वहां पे अपना आता है केरला, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, उत्तराखंड, इनको 72 मार्क्स मिले थे, सिक्किम और महाराष्ट्र। जो बॉटम 5 में आता है हमारे छत्तीसगढ़, नागालैंड, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आसाम, झारखंड और बिहार। ये बॉटम के अंदर में आता है। ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए इंडिया बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हम लोग फेस करते हैं, है ना। बैलेंसिंग द डेवलपमेंट नीड्स, इंडिया फेसेस द चैलेंज ऑफ द बैलेंसिंग डेवलपमेंट एस्पिरेशन विद द इम्परेटिव ऑफ सस्टेनेबिलिटी। देयर इज ऑफन अ ट्रेड ऑफ बिटवीन, ट्रेड ऑफ मतलब एक हाथ ले एक हाथ दे, ट्रेड ऑफ मतलब जब हम लोग कोई एक काम करते हैं तो दूसरा काम भी इम्पैक्ट होता है। देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, मतलब ये कहता है कि देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ जो है दोस्तों एक क्वांटिटेटिव टर्म होती है, डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव टर्म होती है। तो ग्रोथ के अंदर बेसिकली हम लोग जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ के अंदर हम लोग जो है आउटपुट की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर हम लोग इनके साथ साथ किसकी बात करते हैं? हेल्थ की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो इंडिया जो है दोनों के बीच में फंसा हुआ है। हमें ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहिए, डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम लोग गरीब कंट्री हैं। तो हम अपने जीडीपी को तो इंप्रूव करना ही पड़ेगा, पर कैपिटा इनकम को तो इंप्रूव करना ही पड़ेगा, तो ग्रोथ के ऊपर फोकस करना जरूरी है। लेकिन जब हम लोग ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं मतलब हमें फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी, इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, जिससे कई बार एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होता है ना, डिफोरेस्टेशन वगैरह होता है। तो क्या हम लोग डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें या इसके ऊपर फोकस करें? तो इसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, बीच वाला रास्ता अपनाते हैं, थोड़ा ग्रोथ थोड़ा डेवलपमेंट। तो जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा था मिडल पाथ, है ना, मध्यम मार्ग की बात उन्होंने की थी। तो दोनों चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है, तो बैलेंस बनाना यहाँ पे जरूरी है, जो कि हमारे लिए आजकल बहुत बड़ा चैलेंज है। ग्रोथ करने जाते हैं तो डेवलपमेंट के ऊपर फर्क पड़ता है, डेवलपमेंट करने जाते हैं ग्रोथ के ऊपर फर्क पड़ता है ना। रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स तो इंडिया के अंदर भैया अनलिमिटेड रिसोर्स तो नहीं है, लिमिटेड से रिसोर्सेज हैं, तो उन्हीं को ही एफिशिएंटली यूज करना है। इंस्टीट्यूशनल एंड द पॉलिसी फ्रेमवर्क तो वो भी बनाना है। इंडिया में बहुत सारी रेगुलेटरी जो बॉडीज हैं बहुत ज्यादा हैं, स्टेट सेंटर के बीच में बहुत सारी चीजें यहाँ पे काम करती हैं, लोकल लेवल पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनके बीच में बैलेंस बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। बिहेवियरल चेंज इज ऑल्सो देयर, अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट necessitates a shift in the individual and the societal behavior towards more sustainable practice। जैसे पानी की वेस्टेज बहुत ज्यादा लोग करते हैं, कूड़ा कचरा जो है कहीं भी फेंक देते हैं, है ना, तो वो एक लोगों को अपने बिहेवियर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे समझनी पड़ेगी, हमारी जो हैबिट्स हैं, हमारी जो अवेयरनेस वगैरह है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। फाइनेंसिंग एंड द टेक्नोलॉजी, तो वो तो ऑफ कोर्स पैसा तो भैया हर चीज के लिए चाहिए आपको, टेक्नोलॉजी भी हर चीज के लिए चाहिए। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो इंडिया फिलहाल फेस करता है इन टर्म्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये कुछ इस आर्टिकल है, अच्छा लगा मुझे, मेंस के परस्पेक्टिव से एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन भी यहाँ पे डेफिनेटली बन सकता है। अगर आप लिखना चाहो क्वेश्चन तो मैं आपको दे देता हूँ। आप जो है सीधा क्वेश्चन ऐसे यहाँ से लिख सकते हो। चलिए क्या क्वेश्चन हो सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन बनाते हैं, ज्यादा डिफिकल्टी में नहीं करते हैं। क्वेश्चन जो है आप इस तरह से कर सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू और या इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, आप जो भी लिखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ recent sustainable development goal review, a voluntary review by Bhopal municipality discuss the scope of such voluntary reviews in all over India। ठीक है, बस इतना कर लोगे काफी है। विद रिस्पेक्ट टू द कंटेक्स्ट ऑफ द रिसेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉलंटरी
वॉलंटरी सिस्टम डेवलपमेंट एंड वॉलंटरी रिव्यू बाय भोपाल म्युनिसिपैलिटी, डिस्कस द स्कोप ऑफ द सच वॉलंटरी रिव्यूज इन ऑल ओवर इंडिया। इतना हिसाब आपको बताना है। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, डिस्कस द चैलेंजेस एंड द सॉल्यूशंस ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। वो तो बहुत जेनरिक सा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इट्स बेटर कि हम लोग थोड़ा सा नया करें। तो 150 वर्ड्स में आप इसको क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। कुछ एडिशनल आर्टिकल आपको दिए हुए हैं, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।